काली बहू का पड़ोस में ससुराल। 20 साल की काली लड़की अनीता अपने छोटे से घर में रसोई में खाना बना रही थी। अगर आज भी खाना अच्छा नहीं बना तो चाची जी मुझे मारेंगी, बस खाना अच्छे से बन जाए। उतने में अनीता का सौतेला भाई अजय, जो अनीता का ही हमउम्र था, वो अनीता के पास रसोई में आता है। सुनो एक काली कलूटी, जल्दी से मेरे कमरे में आकर सफाई कर दे। हाँ अजय, बस ये सब्जी बन जाए फिर मैं जाती हूँ। एक बार कहा ना, जा पहले मेरे कमरे की सफाई कर। ये सब्जी क्या बना रही है, जा। तभी अजय गैस पर रखा सब्जी का बर्तन नीचे फेंक देता है और सारी सब्जी फर्श पर गिर जाती है। बर्तन के गिरने की आवाज सुनकर वहाँ अजय की माँ मीनाक्षी आती है। ये क्या किया तूने काली कलूटी, सारी सब्जी नीचे फेंक दी? नहीं चाची जी, ये अजय ने फेंका है, मैंने नहीं। क्यों झूठ बोल रही हो माँ? ये सब्जी इसी काली कलूटी अनीता ने फेंकी है। काली कलूटी झूठ बोलती है, रुक तुझे अभी मजा चखाती हूँ। उसके बाद मीनाक्षी रोज की तरह अनीता को बेरहमी से पीटने लगती है। अनीता जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी मीनाक्षी के पड़ोस वाले घर के लोग पीयूष और दामिनी अनीता की चीखती आवाज सुनकर दुखी हो जाते हैं। बड़ा जुल्म करती है सौतेली माँ मीनाक्षी अनीता पर। बेचारी अनीता का जीवन बड़ा ही कांटों से भरा पड़ा है। मीनाक्षी बहन को क्या मिलता है इस अनाथ बच्ची पर रोज रोज इस तरह के जुल्म करके? यही तो फर्क है लोगों में, जिन्हें औलाद है उन्हें कदर नहीं और जिन्हें नहीं है वो बेचारे तरसते हैं। अनीता एक अनाथ थी। अनीता के पैदा होने के बाद ही एक सड़क दुर्घटना में उसके माता पिता की मौत हो चुकी थी। तब से अनीता अपने चाचा चाची मीनाक्षी और कुलदीप के साथ रहती थी। मीनाक्षी और कुलदीप का केवल एक ही बेटा है अजय, जिससे वो जी जान से प्यार करते हैं और सौतेली बेटी अनीता को हर समय मारते रहते हैं, उस पर जुल्म करते रहते हैं और उसी से घर का सारा काम भी करवाते हैं। बचपन का यही सिलसिला बेचारी अनीता के साथ चलता आ रहा था। काफी बेरहमी से पीटने के बाद मीनाक्षी अनीता को कड़ी धूप में घर से बाहर लाकर खड़ा कर देती है। काली कलूटी, मैंने तुझे काम दिया तो तू मेरा नुकसान कर रही है। अब शाम तक तुझे इस घर से अनाज का एक दाना भी नहीं मिलेगा। शाम तक तू ऐसे ही घर से बाहर धूप में मर। नहीं चाची जी, ऐसा मत कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। ये सुनकर मीनाक्षी एक जोरदार चाटा अनीता के मुंह पर मारती है और घर के अंदर चली जाती है। ये देखकर पीयूष और दामिनी की आंखों से आंसू निकल आते हैं और बेचारी अनीता जोरों से रोने लगती है। आप क्यों मुझे छोड़कर चले गए माँ पिताजी? मुझे आप दोनों की बहुत याद आ रही है। चाची जी मेरी बात सुनिए ना, मुझे माफ कर दीजिए चाची जी। अनीता शाम के 5 बजे तक वहीं घर के बाहर भूखी प्यासी खड़ी रोती रही। तभी दामिनी और पीयूष अपने हाथ में एक थाली में खाना और एक बोतल में ठंडा पानी लिए अनीता के पास आते हैं। अनीता बिटिया, ये ले खाना खा ले बेटा, सवेरे से तू यहीं भूखी प्यासी खड़ी रो रही है। दामिनी अपने पल्लू से अनीता के आंसू पोंछती है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है। तभी ये सब मीनाक्षी देख लेती है और वो वहां आती है। ये क्या अनीता, अब तू हमें मोहल्ले वालों की नजरों में भी बदनाम करने लगी है क्या? हम क्या तुझे खाना नहीं देते जो तू आस पड़ोस वालों से खाना मांग रही है? चल घर में चल, आज तेरी अच्छी खबर लेती हूँ मैं। मीनाक्षी फिर से अनीता को मारते मारते घर के अंदर लेकर चली जाती है। ये देखकर पीयूष और दामिनी फिर से उदास हो जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीते जाते हैं। मीनाक्षी इसी तरह अनीता पर जुल्म करने लगी। एक दिन अनीता घर की फर्श साफ कर रही थी, तभी थोड़ा पानी अजय के पैर पर उड़ जाता है। माँ देखो, इस काली कलोटी ने जानबूझकर मेरे ऊपर गंदा पानी फेंका। यह मुझे गंदी नाली का कीड़ा कह रही है। नहीं चाची जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये अजय झूठ कह रहा है। मेरे बेटे को झूठा कह रही है? रुक तू। मीनाक्षी गुस्से में अनीता को एक जोरदार चाटा मार देती है। एक दिन अनीता घर का काम करते करते बहुत थक जाती है। रात का समय होता है, वो रसोई में जाकर लेट जाती है। अनीता रसोई में ही सोती थी। तभी मीनाक्षी वहां आकर अनीता के मुंह पर ठंडा पानी डाल देती है। कौन है? काली कलूटी, तुझे क्या कहा था मैंने कि काम होने के बाद मेरे कमरे में आकर मेरे पैर दबाना, और तू यहाँ आकर महारानी की तरह सो गई। चल उठ। मीनाक्षी लात मारकर अनीता को उठाती है और उसे अपने साथ कमरे में ले जाती है। अनीता करीब रात के 3 बजे तक मीनाक्षी के पैर दबाती रही। उसे जैसे ही नींद आने लगती, वो अपनी चाची के डर से हड़बड़ाते हुए जाग जाती थी। अनीता के दिल में मीनाक्षी का ऐसा खौफ बैठ चुका था कि अनीता मीनाक्षी की आहट से डर जाती थी। तभी दामिनी और पीयूष अपने घर की छत से मीनाक्षी के कमरे की खिड़की से अनीता को मीनाक्षी के पैर दबाते देखते हैं। कितने जालिम हैं ये मीनाक्षी, ये अनीता को रात के 3 बजे तक अपने पैर दबवाने लगा रही है। सारा दिन तो मीनाक्षी घोड़े की तरह अनीता से अपने घर के काम करवाती है और अब उसे रात में भी चैन से सोने नहीं दे रही। पता नहीं इस बच्ची के जीवन में सुख लिखा भी है या नहीं।
तभी दामिनी और पीयूष का सौतेला बेटा आलोक अनीता को देखकर अपने माता पिता से कहता है, माँ, पिताजी, ये अनीता कितनी प्यारी लड़की है ना। बेचारी का बस रंग ही तो काला है, फिर भी उसकी चाची उस पर इतना जुल्म करते हैं। मैंने अजय को कितनी बार कहा है कि तुम उस बेचारी अनीता पर ऐसा जुल्म मत किया करो, पर वो किसी की सुनता ही नहीं और उस पर अत्याचार करते रहते हैं। बेटा, ये जालिम लोग ऐसे ही होते हैं, इन्हें किसी पर रहम नहीं आता। आज अगर इस अनीता के माता पिता जीवित होते तो ये बच्ची कभी ऐसे जालिम भरे घर में नहीं रहती। माँ, पिताजी, आप मेरी शादी इस अनीता से करवा दीजिए ना। मैं इस बेचारी अनीता को जीवन की वो खुशियां देना चाहता हूँ जिसकी ये हकदार है। अगर अनीता की शादी मुझसे हो गई तो इस बेचारी पर यह जुल्म तो बंद हो जाएगा। अपने बेटे की ये बात सुनकर पीयूष और दामिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आलोक बेटा, तूने तो मेरे दिल की बात कह दी। अगले दिन दामिनी, पीयूष और आलोक मीनाक्षी के घर आते हैं और वो अनीता का हाथ मीनाक्षी से मांगते हैं। दामिनी बहन, ये अनीता पूरी तरह से बेकार है। इस काली कलूटी से अपने बेटे की शादी करवाकर क्यों आप आलोक की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। दामिनी मीनाक्षी की एक नहीं सुनती। उसके बाद अगले ही दिन दामिनी आलोक की शादी अनीता से करवा देती है और अनीता को अपने घर ले आती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। दामिनी और उसके परिवार वाले अनीता को रानी की तरह रखने लगे। एक दिन अनीता बाहर कुर्सी पर बैठी थी, तभी दामिनी उसके सर में तेल लगाने लगती है। अरे माँ जी, ये क्या कर रहे हो आप? लगाने दे बेटा, अब मेरी तो कोई अपनी बेटी है नहीं, जो है तू ही है। मुझे भी तो एक माँ बनकर बेटी की सेवा करने का सुख पाने दे। ये बात सुनकर अनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ बहू, रो क्यों रही हो? माँ का प्यार इतना अच्छा होता है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मेरी बच्ची, अब तक तू माँ के प्यार को तरसती आई ना। अब देख, मैं तेरे जीवन में इतना प्यार भरती हूँ कि तुझे कभी अपने असली माता पिता की याद नहीं आएगी। दोनों एक दूसरे के गले लिपट जाते हैं। तभी मीनाक्षी ये देख लेती है। कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं। अनीता दामिनी के घर में बहुत खुश रहने लगी और इधर मीनाक्षी अजय की शादी एक गोरी खूबसूरत लड़की रिया से करवा देती है। एक दिन रिया मीनाक्षी और कुलदीप को धक्के मार कर घर से बाहर निकाल देती है। ये देखकर अजय रिया को एक शब्द तक नहीं कहता। तभी वो रोते रोते वहीं सड़क पर बैठ जाते हैं। यह क्या हो गया? हमारे बेटे ने ही हमें घर से निकाल दिया। बचपन से लेकर जवानी तक जिसकी हर फरमाइश हमने पूरी की, आज उसी ने हमें घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। तभी अनीता और दामिनी वहां आते हैं। चाचा जी, चाची जी, चलिए आप दोनों मेरे साथ मेरे घर चलिए। आज से मैं आपकी सेवा करूंगी। ये सुनकर कुलदीप मीनाक्षी रोने लगते हैं। तभी अनीता और दामिनी दोनों को अपने घर ले आते हैं और तभी अनीता अपने चाचा चाची की खूब सेवा करने लगती है। 3 दिन बाद, हमें माफ कर दे अनीता बिटिया, हमने तुझ पर इतना जुल्म किया, फिर भी तू हमारी इतनी सेवा कर रही है। हमें माफ कर दे बेटा, हम तुझे समझ नहीं पाए। चाची जी, माता पिता कभी अपने बच्चों से माफी नहीं मांगते। देखा मीनाक्षी बहन, इसे कहते हैं बेटी। आलोक हमारा सौतेला बेटा है, फिर भी हम उसे राजा की तरह रखते हैं। और आपके पास इतनी फूल जैसी बच्ची थी, पर आपने उसकी कदर नहीं की। ये सगा सौतेला कुछ नहीं होता मीनाक्षी बहन। देखिए, आज अपने सगे ने आपको घर से बाहर निकाल दिया और सौतेली ने अपने घर में जगह दे दी। जिसे आपने बचपन से सीने से लगा कर रखा, उसने आपको अपने दिल में भी जगह नहीं दी। और जिस पर आपने जीवन भर सौतेला समझकर जुल्म किया, आज उसी ने आपको अपने जीवन में जगह दी है। ये सुनकर मीनाक्षी और कुलदीप खूब रोने लगते हैं। तो देखा आप सबने, ये तो थी मेरी कहानी। मेरा जीवन तो जैसे तैसे संवर गया, पर इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने सौतेलों पर इसी तरह से जुल्म करते हैं। जैसे अपनी औलाद को हम दुनिया की हर खुशी देते हैं, वैसे अनाथ बच्चे भी किसी की औलाद होती हैं। हमेशा सबकी मदद करते रहो, गरीब यतीमों को सहारा दो, उनकी मदद करो। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नई मजेदार कहानी के साथ। तब तक खुश रहो, मस्त रहो। सुशीला अपनी बहू, बेटा और पति के साथ रहती थी। उसने अपने बेटे की शादी नंदिनी से करवाई तो थी, लेकिन उसे वो एक आंख भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि नंदिनी एक गरीब परिवार से थी, जिसकी वजह से वो ढेरों दहेज लेकर नहीं आ पाई थी। ऊपर से उसका रंग भी सांवला था। मम्मी जी, लीजिए आपकी चाय। यही रख दे। सुशीला ने चाय का कप उठाया और उसे देखकर बोली, अरे ये चाय है? कितनी काली चाय बनाई है तूने, बिल्कुल अपनी तरह। अरे मनहूस, कम से कम इस चाय पर तो अपना साया ना छोड़ती। मम्मी, आपको ही तो सुबह के समय कड़क पत्ती की चाय पसंद है, इसलिए मैं ऐसी। अरे चुप कर, कड़क पत्ती की पसंद है, काली कलूटी नहीं। ले जा इसे, मैं खुद ही चाय बना लूंगी। नहीं मम्मी जी, आप रहने दो, मैं ही चाय बना लाती हूँ। और हाँ,
इस चाय को फेंकना मत, तेरा ही साया पकड़े ये चाय काली हुई है तो तू ही इसे पी लेना। बेचारी नंदिनी उदास हो गई। उसने अपनी सास के लिए चाय बनाई और फिर वो अपने कमरे में चली गई। नंदिनी का कमरा नीचे की तरफ था, जबकि उसकी सास ऊपर के पोर्शन में रहती थी। ऊपर की तरफ हर चीज की सुख सुविधा थी, जैसे किचन, टॉयलेट, बाथरूम, लेकिन नीचे बस एक कमरा ही बना हुआ था। माँ जी तो हमेशा ही मेरे पीछे पड़ी रहती है, मैं कुछ भी करूँ उन्हें पसंद ही नहीं आता है। नंदिनी परेशान थी। वो अपनी सास को खुश करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती थी, लेकिन उन सब का कोई फायदा नहीं था। सुशीला किसी न किसी बात पर नंदिनी को डांटना शुरू ही कर देती थी। इसी तरह से दिन बीत रहे थे और अब नंदिनी प्रेग्नेंट हो चुकी थी। ये काली माई अब प्रेग्नेंट है, ना जाने अपनी कोख से किस काली को जन्म देगी। लेकिन अभी ये सब सोचने का समय नहीं है। अब ये प्रेग्नेंट है तो इसका मतलब इसके काम मुझे करने होंगे। नहीं, इससे पहले ऐसा कुछ करने की नौबत आए मुझे कुछ करना होगा। चालाक सुशीला मन ही मन ये बात सोच रही थी कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो अपनी बहू को बुलाकर उससे बोली, देख बहू, अब तू बच्चे को जन्म देने वाली है तो तू यहाँ ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो जा। वैसे भी सब बाथरूम टॉयलेट यहीं पर है तो तेरे सारे काम ऊपर के ऊपर ही हो जाएंगे। लेकिन माँ, फिर आप कहाँ रहोगी? मैं तो रह लूंगी नीचे वाले कमरे में, तू आराम से ऊपर रह। अपनी सास की बात सुनकर नंदिनी को अच्छा लगा, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये इतनी मिठास आगे वाली तबाही की शुरुआत थी। अपनी सास के बोलने पर प्रेग्नेंट बहू ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट हो गई और सुशीला नीचे जाकर रहने लगी। अगली सुबह सुशीला नीचे से नंदिनी को आवाज लगाने लगी, अरे बहू कहाँ मर गई है? जी माँ बोलिए। अरे मनहूस, तुझे ऊपर क्या बसा दिया, तू नीचे वालों को भूल गई। मेरी चाय कहाँ है? चाय अभी बना रही हूँ। वाह, अभी तक चाय भी बनकर तैयार नहीं है, क्या जमाना आ गया है। सुशीला अकेले ही बड़बड़ाने लगी। कुछ देर बाद नंदिनी चाय लेकर नीचे आ गई। ले आई महारानी, बड़ी जल्दी। वो माँ, डॉक्टर ने ज्यादा सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने से मना किया था, इसलिए मुझे लगा। वाह, तुझे ऊपर का कमरा क्या दे दिया, तू चाहती है कि अब मैं नौकरानी बन जाऊं? डॉक्टर ने मना किया था तो क्या तू अपनी सास की भी सेवा नहीं करेगी? नहीं माँ, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं जानती हूँ कि कैसा है और कैसा नहीं है। सुशीला ने नंदिनी को बहुत सुनाया। ऊपर शिफ्ट होना नंदिनी और उसके बच्चे के लिए खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि सुशीला अपने सारे काम नंदिनी से ही करवाती थी। बेचारी नंदिनी प्रेगनेंसी की हालत में भी हर रोज घर के सारे काम किया करती थी और बदले में उसे बस बेइज्जती और डांट ही मिलती थी। इसी तरह से दिन बीत रहे थे और अब बस नंदिनी की डिलीवरी का टाइम आ चुका था, लेकिन पत्थर दिल सुशीला को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। बहू, आज तो तू ऊपर के पूरे किचन को अच्छे से सामान निकाल कर साफ कर देना। लेकिन माँ, अरे क्या लेकिन? तेरे ये लेकिन वेकिन ही खत्म नहीं होते हैं। जितना कहा है जल्दी से उतना कर, वरना। नंदिनी को अपनी सास की बात माननी पड़ी। उसका पेट काफी बड़ा हो चुका था, जिसकी वजह से उसे काम करने में काफी दिक्कत आती थी, लेकिन अपनी सास से मजबूर बहू को ऐसा करना पड़ रहा था। सासू माँ, जो बर्तन धुलने वाले हैं मैं उन्हें कहाँ पर रखूं? मेरे सर पर रख दे, नालायक। यहाँ बैठे बैठे मैं क्या बताऊं? अपनी अकल से काम कर। नंदिनी चुप हो गई और वो बेचारी पूरे किचन को अच्छे से साफ करने लगी। कुछ देर बाद किसी तरह सफाई का काम निपट गया। आखिरकार ये काम खत्म हुए, अब मुझे कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। नंदिनी अपने कमरे की तरफ जाने लगी कि तभी नीचे बैठी हुई सुशीला चिल्लाई, बहू, सब्जी वाला आया था तो मैंने उससे आलू के पराठे बनाने का सामान ले लिया। अब नीचे आ और इस सामान को ले जाकर खाना बना दे। नंदिनी अपनी सास से परेशान हो चुकी थी। पूरे किचन की सफाई से थकी प्रेग्नेंट औरत को अब फिर से किचन में जाकर खाना बनाना था। इस सब पर भी नंदिनी कुछ नहीं बोली और शांति से सीढ़ियों से उतरने लगी कि तभी सीढ़ियों पर से उसका पांव फिसल गया और वो नीचे आ गिरी। अरे सत्यानाश हो तेरा, कैसे लुढ़क गई? अरे उठ खड़ी हो। नंदिनी दर्द से कराहने लगी। सुशीला को कुछ समझ नहीं आया और उसने अपने पति और बेटे को काम पर से बुलवा लिया। पूरा परिवार जल्दी से उसे लेकर अस्पताल पहुंचा। मैं ये सब कैसे हुआ? सुशीला बहू के साथ इतना खतरनाक हादसा कैसे हो गया? कुछ बताओ भी। वो दोनों बाप बेटे अपनी माँ को डांटने लगे। अरे ऐसी नाजुक हालत में बहू को सीढ़ियों से उतरवाना चढ़ाना चाहिए क्या? तुम ऐसा कौन सा काम कर रही थी
जो तुम्हें बहू को नीचे बुलाने की जरूरत पड़ गई? वो दोनों में से कोई भी सुशीला के नंदिनी के प्रति कटु व्यवहार को नहीं जानता था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया। डॉक्टर, कैसी है मेरी बीवी? आपकी पत्नी सही है, लेकिन हम बच्चे को नहीं बचा पाए। अक्सर सीढ़ियों से गिरने पर यही होता है। पेट में पल रहा बच्चा बहुत ज्यादा नाजुक होता है, इसलिए जरा भी लापरवाही बच्चे पर बहुत बुरा असर डालती है। चलता हूँ। पूरा परिवार वहीं खड़ा हक्का बक्का रह गया। सुशीला को अपने किए पर बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था और आईसीयू से बेचारी नंदिनी के रोने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। तुम्हारी इस गलती ने हम लोगों से हमारे घर का नन्हा मेहमान छीन लिया। युवराज ने किसी तरह नंदिनी को संभाला और फिर वो सभी घर लौट आए। घर आकर सुशीला बोली, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। मेरी इस नफरत ने तुझसे तेरा बच्चा छीन लिया। मैं बहुत ही बुरी सास हूँ। माँ, आपकी इसमें कोई गलती नहीं थी, आप दुखी मत हो। इंसान को जान से मारकर मांगी गई माफी कोई माफी नहीं है माँ जी, लेकिन माफी तो भगवान भी दे देते हैं। मैं तो बस एक साधारण सी इंसान हूँ। आप इस तरह माफी मत मांगिए। किस्मत को जो मंजूर था वो हो गया। हमें इसको समझना होगा और इसके सिवा हम कुछ और कर भी नहीं सकते हैं। अपनी बहू की बात सुनकर सुशीला को बहुत शर्मिंदगी हुई, लेकिन इसी बहाने वो सबक सीख चुकी थी। उस दिन के बाद से कभी भी सुशीला ने नंदिनी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। इसी तरह से मिलजुल कर रहते हुए काफी समय बीत गया और अब नंदिनी एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो चुकी थी। इस बार सुशीला ने अपनी जी जान से नंदिनी की सेवा की और कुछ महीनों बाद नंदिनी ने एक सुंदर और स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया और सभी खुशी खुशी रहने लगे।